नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, उनके आसान व्याख्या सहित, जो आपकी परीक्षा तैयारी के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, हर सवाल के साथ नई जानकारी है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और SKM स्टडी पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज़रूरी सवाल मिलते रहें। प्रश्न 1। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? विकल्प हैं A 10, B 11, C 12, D 13। सही उत्तर है B 11। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। कई बार अंक और आह को भी स्वर मान लिया जाता है, लेकिन व्याकरणिक रूप से ये अयोगवाह कहलाते हैं और स्वरों की मुख्य सूची में शामिल नहीं होते। स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है। अंक और आह को अयोगवाह कहा जाता है, जो ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रश्न 2। इनमें से कौन सा एक ह्रस्व स्वर है? विकल्प है ए, आ, बी, ई, सी, उ, डी, ए। सही उत्तर है सी, उ। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ, र। दिए गए विकल्पों में आ, ई और ए दीर्घ स्वर है, क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। उ एक ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य स्वरों के आधार होते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्रश्न 3। ओ किस प्रकार का स्वर है? विकल्प है ए ह्रस्व स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी प्लुत स्वर, डी अयोगवाह। सही उत्तर है बी दीर्घ स्वर। ओ एक दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ओ का निर्माण अ प्लस उ के मेल से होता है, इसलिए इसे संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। हिंदी में कुल 7 दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। इनका प्रयोग आजकल हिंदी में बहुत कम होता है। ओ और औ कंठोष्ठ्य स्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कंठ और ओठ दोनों का उपयोग होता है। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अयोगवाह है? विकल्प है ए अ, बी अंक, सी क, डी य। सही उत्तर है बी अंक। अंक और अह अयोगवाह कहलाते हैं। ये वर्ण ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, लेकिन ये स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। अंक का उच्चारण नाक से होता है, जैसे हंस, कंठ, जबकि अह का उच्चारण ह की हल्की ध्वनि के साथ होता है, जैसे प्रातः, अतः। अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ है जो योग के बिना भी अर्थ वहन करे। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पर भी किया जाता है, जब वे किसी स्पर्श व्यंजन से पहले आते हैं। प्रश्न 5। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं? विकल्प हैं ए 30, बी 33, सी 36, डी 39। सही उत्तर है बी 33। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। इन मूल 33 व्यंजनों के अलावा संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र और द्विगुण व्यंजन ड, ढ भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उन्हें मूल व्यंजनों की सूची में शामिल नहीं किया जाता। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है और इनके उच्चारण में मुख के किसी न किसी भाग से वायु अवरुद्ध होकर निकलती है। यदि संयुक्त व्यंजनों 4 और द्विगुण व्यंजनों 2 को भी जोड़ दिया जाए तो कुल व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है, लेकिन मूल रूप से 33 ही माने जाते हैं।
प्रश्न 6। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? विकल्प हैं ए तालव्य, बी दंत्य, सी कंठ्य, डी मूर्धन्य। सही उत्तर है सी कंठ्य। क वर्ण कंठ्य व्यंजन है। कंठ्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण कंठ यानी गले से होता है। क वर्ग के सभी वर्ण क, ख, ग, घ, ङ कंठ्य व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कंठ को स्पर्श करता है। क एक स्पर्श व्यंजन भी है, जिसका अर्थ है कि इसके उच्चारण में वायु मुख के किसी विशेष भाग को स्पर्श करके बाहर निकलती है। कंठ्य ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के कंठ से बाहर आती है। प्रश्न 7। च वर्ग के सभी वर्ण किस प्रकार के व्यंजन हैं? विकल्प हैं ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य, डी मूर्धन्य। सही उत्तर है सी तालव्य। च वर्ग के सभी वर्ण च, छ, ज, झ, ङ तालव्य व्यंजन हैं। तालव्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग और तालु यानी मुंह के ऊपरी छत का अगला भाग के स्पर्श से होता है। इनके उच्चारण में तालु पर दबाव पड़ता है। च वर्ग के व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ थोड़ी संघर्ष ध्वनि भी होती है। तालव्य व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ तालु से हल्का घर्षण करती है। प्रश्न 8। इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य व्यंजन है? विकल्प है ए प, बी ट, सी स, डी भ। सही उत्तर है बी ट। ट एक मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ को उलटकर मुंह के ऊपरी छत के मध्य भाग यानी मूर्धा से स्पर्श करके किया जाता है। ट वर्ग के सभी वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धा वह स्थान है जहां हमारे दांतों के ठीक पीछे ऊपर की ओर एक उभार होता है। ड़ और ढ यानी द्विगुण व्यंजन भी मूर्धन्य श्रेणी में आते हैं और इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। प्रश्न 9। त वर्ग के व्यंजन किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं? विकल्प हैं ए कंठ्य, बी तालव्य, सी दंत्य, डी ओष्ठ्य। सही उत्तर है सी दंत्य। त वर्ग के सभी व्यंजन त, थ, द, ध, न दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ का अगला भाग ऊपरी दांतों को स्पर्श करके होता है। इनके उच्चारण में दांतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दंत्य व्यंजनों का सही उच्चारण करते समय जीभ दांतों को हल्के से छूती है, जिससे वायु अवरुद्ध होकर निकलती है। संस्कृत में र स्वर भी दंत्य मूर्धन्य माना जाता है, हालांकि हिंदी में ये कम प्रासंगिक है। प्रश्न 10। प वर्ग के सभी वर्ण किस श्रेणी के व्यंजन हैं? विकल्प हैं ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य, डी कंठ्य। सही उत्तर है बी ओष्ठ्य। प वर्ग के सभी वर्ण प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण दोनों ओंठों के स्पर्श या निकट आने से होता है। इनके उच्चारण में ओंठों की प्रमुख भूमिका होती है। ओष्ठ्य व्यंजनों का उच्चारण करते समय दोनों ओंठ आपस में मिलते हैं या एक दूसरे के करीब आते हैं। उ और ऊ स्वर भी ओष्ठ्य स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में ओंठों की गोलाई बनती है। प्रश्न 11। इनमें से कौन सा एक अंतस्थ व्यंजन है? विकल्प है ए श, बी ह, सी य, डी च। सही उत्तर है सी य। य एक अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। इनके उच्चारण में जीभ
तालु, दांत और ओठों का आपस में पूरा स्पर्श नहीं होता, बल्कि निकटता होती है। हिंदी में 4 अंधस्थ व्यंजन हैं: य, र, ल, व। य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी-कभी स्वर की तरह कार्य करते हैं। अंधस्थ व्यंजनों का उच्चारण अपेक्षाकृत कम घर्षण के साथ होता है। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? विकल्प हैं ए, ल, बी, ड, सी, स, डी, ब। सही उत्तर है सी, स। स एक ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, गर्मी पैदा करते हुए। हिंदी में 4 ऊष्म व्यंजन हैं: श, श, स, ह। इनके उच्चारण में एक प्रकार की सीटी या घर्षण ध्वनि सुनाई देती है। श, श और स को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुखांगों से संघर्ष करती हुई निकलती है। ह को स्वरयंत्रमुखी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्वरयंत्र यानी कंठ से होता है और इसमें किसी अन्य मुखांग का स्पर्श नहीं होता। प्रश्न 13। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? विकल्प हैं ए, क प्लस श, बी, त प्लस र, सी, ज प्लस ञ, डी, श प्लस र। सही उत्तर है सी, ज प्लस ञ। ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जो ज और य के संयोग से बना है। हालांकि आधुनिक उच्चारण में ये ज्ञ के समान अधिक सुनाई देता है, लेकिन मूल रूप से ये ज प्लस य का मिश्रण है। हिंदी में 4 मुख्य संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस ञ, श्र, श प्लस र। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजनों को वर्णमाला में अलग स्थान दिया जाता है, क्योंकि वे स्वतंत्र ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि 2 ध्वनियों का मेल हैं। प्रश्न 14। ड और ढ किस प्रकार के व्यंजन हैं? विकल्प हैं ए, अंतस्थ व्यंजन, बी, ऊष्म व्यंजन, सी, द्विगुण व्यंजन, डी, संयुक्त व्यंजन। सही उत्तर है सी, द्विगुण व्यंजन। ड और ढ द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ पहले ऊपर उठती है, फिर तुरंत नीचे गिरती है, जिससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये वर्ण कभी भी किसी शब्द के शुरुआत में नहीं आते, बल्कि शब्द के मध्य या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, पढ़ना। इनके बिना हिंदी के कई शब्दों का सही उच्चारण और लेखन संभव नहीं है। प्रश्न 15। वर्ण किसे कहते हैं? विकल्प हैं ए, शब्दों के समूह को, बी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को, सी, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, डी, वाक्यों के मेल को। सही उत्तर है सी, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, प आदि। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, हालांकि सूक्ष्म अंतर होता है। अक्षर उच्चारण की दृष्टि से अखंड ध्वनि इकाई है, जबकि वर्ण लेखन की दृष्टि से। सभी भाषाएं वर्णों के मेल से ही बनती हैं, जो ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न 16। इनमें से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? विकल्प हैं ए, ख, बी, ग, सी, घ, डी, ठ। सही उत्तर है बी, ग। अल्प प्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क, ग, ण, च, ज, ञ
आदि तथा सभी अंतःस्थ व्यंजन य र ल व अल्प प्राण होते हैं। ग क वर्ग का तीसरा वर्ण है, अतः ये अल्प प्राण है। ख घ और ठ महाप्राण व्यंजन हैं। महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, जैसे ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ और सभी ऊष्म व्यंजन श श स ह महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण का संबंध उच्चारण में लगने वाले श्वास यानी प्राणवायु की मात्रा से है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? विकल्प है ए क, बी च, सी छ, डी ट। सही उत्तर है सी छ। महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जैसे ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ और सभी ऊष्म व्यंजन श श स ह महाप्राण होते हैं। छ च वर्ग का दूसरा वर्ण है, अतः ये महाप्राण है। क च और ट अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण ध्वनियों में हकार की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 15 महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण यानी कि 5 गुणा 2 बराबर 10 और ऊष्म व्यंजन 4 यानी 14 और एक अन्य मत के अनुसार कुछ द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। प्रश्न 18, इनमें से कौन सा घोष या सघोष व्यंजन है? विकल्प हैं ए क, बी च, सी ग, डी ख। सही उत्तर है सी ग। घोष या सघोष व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जैसे ग घ ङ, ज झ ञ आदि सभी अंतःस्थ व्यंजन य र ल व सभी स्वर और ह वर्ण घोष व्यंजन होते हैं। ग क वर्ग का तीसरा वर्ण है, अतः ये घोष है। क च और ख अघोष व्यंजन हैं। अघोष व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा तीनों श श स अघोष व्यंजन होते हैं। घोष और अघोष का संबंध उच्चारण करते समय स्वर रज्जु में होने वाले कंपन से है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष व्यंजन है? विकल्प हैं द, ध, त, न। सही उत्तर है त। अघोष व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जैसे कि क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा तीनों श श श स अघोष व्यंजन होते हैं। त वर्ग का पहला वर्ण है, अतः ये अघोष है। द, ध और न घोष व्यंजन है। अघोष ध्वनियों का उच्चारण करते समय गले में कोई कंपन महसूस नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में घोष और अघोष ध्वनियों का सही ज्ञान उच्चारण शुद्धता के लिए आवश्यक है। प्रश्न 20, ण व्यंजन किस श्रेणी में आता है? विकल्प हैं ए दंत्य, बी नासिक्य, सी मूर्धन्य, डी तालव्य। सही उत्तर है बी नासिक्य। ण एक नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका यानी नाक से होता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम यानी पांचवा वर्ण यानी ण, य, ण, न, म नासिक्य व्यंजन कहलाता है। इनके उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है। नासिक्य व्यंजन को अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग अक्सर अनुस्वार यानी कि अंग के स्थान पर भी किया जाता है, खासकर जब वे किसी अन्य व्यंजन से पहले आते हैं। प्रश्न 21, य और व को क्या कहा जाता है? विकल्प है ए ऊष्म व्यंजन, बी अर्धस्वर, सी संयुक्त व्यंजन, डी स्पर्श व्यंजन। सही उत्तर है बी अर्धस्वर। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। ये अंतस्थ व्यंजन भी हैं, लेकिन इन्हें अर्धस्वर इसीलिए कहते हैं
क्योंकि कभी-कभी इनका प्रयोग स्वर की तरह होता है और ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख में कोई पूर्ण अवरोध नहीं होता। अर्धस्वरों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये व्यंजन प्रायः स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं या उनके समान कार्य करते हैं, जैसे आई, आई, कौआ, कौआ। प्रश्न 22। क्ष वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? विकल्प है ए क प्लस श, बी च प्लस छ, सी त प्लस र, डी श प्लस र। सही उत्तर है ए क प्लस श। क्ष एक संयुक्त व्यंजन है जो क, आधा क और श के योग से बना है। ये हिंदी वर्णमाला के 4 मुख्य संयुक्त व्यंजनों में से एक है। इसका उच्चारण करते समय क और श की मिलीजुली ध्वनि सुनाई देती है। क्ष का प्रयोग कई संस्कृत मूल के शब्दों में होता है, जैसे शिक्षा, क्षमा, रक्षक। ये व्यंजन लेखन में तो एक ही वस्तु है, परंतु ध्वनि में 2 व्यंजनों का मेल है। प्रश्न 23। श्र वर्ण किन वर्णों के मेल से बनता है? विकल्प है ए क प्लस श, बी त प्लस र, सी ज प्लस ञ, डी श प्लस र। सही उत्तर है डी श प्लस र। श्र एक संयुक्त व्यंजन है जो श, आधा श और र के मेल से बनता है। ये हिंदी वर्णमाला के 4 मुख्य संयुक्त व्यंजनों में से अंतिम है। इसका उच्चारण श और र की संयुक्त ध्वनि के रूप में होता है। श्र का उपयोग श्रम, श्रावण और श्री जैसे शब्दों में होता है। संयुक्त व्यंजन 2 अलग-अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, जिससे एक नई ध्वनि बनती है। प्रश्न 24। त्र वर्ण का निर्माण किन वर्णों से होता है? विकल्प है ए त प्लस र, बी ट प्लस र, सी थ प्लस र, डी द प्लस र। सही उत्तर है ए त प्लस र। त्र एक संयुक्त व्यंजन है जो त, आधा त और र के मेल से बनता है। ये हिंदी वर्णमाला के 4 मुख्य संयुक्त व्यंजनों में से एक है। इसका उच्चारण करते समय त और र की मिलीजुली ध्वनि सुनाई देती है, जैसे मित्र, पुत्र, यात्रा। संयुक्त व्यंजनों को हमेशा आधा पहले व्यंजन और पूरा दूसरे व्यंजन के रूप में समझा जाता है। ये वर्ण हिंदी शब्दावली को समृद्ध करते हैं और संस्कृत से आए शब्दों में इनका विशेष महत्व है। प्रश्न 25। अनुस्वार अंग का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प है ए कंठ्य, बी तालव्य, सी नासिक्य, डी ओष्ठ्य। सही उत्तर है सी नासिक्य। अनुस्वार अंग का उच्चारण स्थान नासिका, नाक है। ये एक अयोगवाह है जिसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। ये किसी भी स्वर के बाद आ सकता है और इसका प्रयोग पंचम वर्णों ग, ञ, न, न, म के स्थान पर भी होता है। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के ऊपर या बाद में होता है, जैसे अंग, कंठ, चंदन। अनुस्वार के विपरीत अनुनासिक, चांद, गांव का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। प्रश्न 26। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? विकल्प हैं ए वर्ग का पहला अक्षर, बी वर्ग का दूसरा अक्षर, सी वर्ग का तीसरा अक्षर, डी वर्ग का पंचम अक्षर। सही उत्तर है डी वर्ग का पंचम अक्षर। अनुनासिक व्यंजन या नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं, जैसे घ, ञ, ड़, न, म। इनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। इन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है। अनुनासिक और अनुस्वार में यह अंतर है कि अनुनासिक चिन्ह स्वर का नासिक्य रूप होता है, जबकि अनुस्वार चिन्ह व्यंजन ध्वनि का प्रतीक है। अनुनासिक ध्वनियां हिंदी को उसकी विशिष्टता प्रदान करती हैं, जैसे हंसी, बांसुरी। प्रश्न 27। ड़ और ढ को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं ए स्पर्श संघर्षी, बी लुंठित, सी उत्क्षिप्त, डी पार्श्विक। सही उत्तर है
सी उत्क्षिप्त। ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर एक झटके के साथ नीचे गिरती है। ये हिंदी की अपनी विकसित ध्वनियां हैं और कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आती। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन र है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ लुढ़कती है। पार्श्विक व्यंजन ल है क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकलती है। र व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प हैं ए दंत्य, बी मूर्धन्य, सी तालव्य, डी कंठ्य। सही उत्तर है बी मूर्धन्य। र व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। इसके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करता है। र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ में कंपन या लुंठन होता है। र अंतस्थ व्यंजन भी है और सघोष अल्पप्राण भी। मूर्धन्य ध्वनियां वे होती हैं जहां जीभ मूर्धा को छूती है, जैसे ट वर्ग के व्यंजन। ल व्यंजन किस प्रकार का है? विकल्प हैं ए लुंठित, बी पार्श्विक, सी संघर्षी, डी अर्धस्वर। सही उत्तर है बी पार्श्विक। ल एक पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में वायु जीभ के दोनों पार्श्वों यानी बगल से निकलती है। ल भी अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आता है। ल एक सघोष अल्पप्राण व्यंजन भी है। पार्श्विक ध्वनियां हिंदी में कम है। ल इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न: अ किस प्रकार का स्वर है? विकल्प हैं ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी प्लुत, डी संयुक्त। सही उत्तर है ए ह्रस्व। अ एक ह्रस्व स्वर है। यह सबसे मूल और छोटा स्वर है जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इसे मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि अन्य सभी स्वरों का आधार यही है। हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर हैं: अ, ई, उ, री। अ का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इसे कंठ्य स्वर भी कहते हैं। प्रश्न 31। ई किस प्रकार का स्वर है? विकल्प हैं ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी अयोगवाह, डी अनुनासिक। सही उत्तर है बी दीर्घ। ई एक दीर्घ स्वर है। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर ई से दुगुना समय लगता है। ये ई प्लस ई के मेल से बनता है। दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहते हैं जब वे समान स्वरों के मेल से बनते हैं। ई का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य स्वर भी कहते हैं। हिंदी में 7 दीर्घ स्वर हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्रश्न 32। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है बी 3। मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनके अतिरिक्त संयुक्त और द्विगुण व्यंजन भी होते हैं, परंतु वे इन्हीं मूल प्रकारों के संयोजन या विशिष्ट रूप हैं। हिंदी में कुल 33 मूल व्यंजन हैं जो इन 3 मुख्य श्रेणियों में आते हैं। उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। क, ख, ग, घ, ङ किस वर्ग के व्यंजन हैं? विकल्प हैं ए च वर्ग, बी ट वर्ग, सी क वर्ग, डी ट वर्ग। सही उत्तर है सी क वर्ग। क, ख, ग, घ, ङ स्पर्श व्यंजनों के क वर्ग के वर्ण हैं। ये सभी व्यंजन कंठ्य कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण कंठ यानी गले से होता है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं।
हिंदी वर्णमाला में कुल 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान और अल्प प्राण महाप्राण घोष अघोष गुण समान होते हैं। प्रश्न 34। च, छ, ज, झ, ञ किस वर्ग के व्यंजन हैं? विकल्प हैं: ए क वर्ग, बी च वर्ग, सी ट वर्ग, डी ट वर्ग। सही उत्तर है बी च वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ स्पर्श व्यंजनों के च वर्ग के वर्ण हैं। ये सभी व्यंजन तालव्य कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण तालु यानी मुख के ऊपरी छत के अगले भाग से होता है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तालव्य व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है। यह इस वर्ग का पंचमाक्षर है और एक नासिक्य व्यंजन भी है। प्रश्न 35। ट, ठ, ड, ढ, ण किस वर्ग के व्यंजन हैं? विकल्प हैं: ए प वर्ग, बी ट वर्ग, सी ट वर्ग, डी च वर्ग। सही उत्तर है बी ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण स्पर्श व्यंजनों के ट वर्ग के वर्ण हैं। ये सभी व्यंजन मूर्धन्य कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जीभ को उलटकर मूर्धा यानी मुख के ऊपरी छत का मध्य भाग से स्पर्श करके होता है। ण इस वर्ग का पंचमाक्षर है और एक नासिक्य व्यंजन भी है। इसी वर्ग से ड़ और ढ़ यानी उत्क्षिप्त व्यंजन भी संबंधित हैं। प्रश्न 36। त, थ, द, ध, न किस वर्ग के व्यंजन हैं? विकल्प है: ए प वर्ग, बी ट वर्ग, सी त वर्ग, डी क वर्ग। सही उत्तर है सी त वर्ग। त, थ, द, ध और न स्पर्श व्यंजनों के त वर्ग के वर्ण हैं। ये सभी व्यंजन दंत्य कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जीभ का अगला भाग ऊपरी दांतों को स्पर्श करके होता है। न इस वर्ग का पंचमाक्षर है और एक नासिक्य व्यंजन भी है। दंत्य व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ और दांतों का स्पर्श आवश्यक है। प्रश्न 37। प, फ, ब, भ, म किस वर्ग के व्यंजन हैं? विकल्प हैं: ए कंठ्य वर्ग, बी तालव्य वर्ग, सी दंत्य वर्ग, डी ओष्ठ्य वर्ग। सही उत्तर है डी ओष्ठ्य वर्ग। प, फ, ब, भ, म स्पर्श व्यंजनों के प वर्ग के वर्ण हैं। इन्हें ओष्ठ्य वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण दोनों ओठों के स्पर्श या निकट आने से होता है। म इस वर्ग का पंचमाक्षर है और एक नासिक्य व्यंजन भी है। ओष्ठ्य व्यंजनों के उच्चारण में ओठों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 38। अंग, अह को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है: ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह, डी संयुक्ताक्षर। सही उत्तर है सी अयोगवाह। अंग, अह को अयोगवाह कहते हैं। ये न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन, लेकिन ये स्वरों के सहारे ही प्रयोग किए जाते हैं। अंग नासिका से और अह कंठ से उच्चारित होता है। अयोगवाह हमेशा स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में अयोगवाह 2 हैं: अनुस्वार और विसर्ग। प्रश्न 39। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? विकल्प हैं: ए शब्द, बी वाक्य, सी वर्णमाला, डी पदबंध। सही उत्तर है सी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये भाषा सीखने का पहला कदम है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं।
वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं जिससे एक पूर्ण विचार व्यक्त होता है। प्रश्न 40। हिंदी वर्णमाला में कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? विकल्प हैं ए 20, बी 25, सी 33, डी 39। सही उत्तर है बी 25। हिंदी वर्णमाला में कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण होते हैं, यानी 5 गुना 5 बराबर 25। इनके उच्चारण में हवा मुख के किसी विशेष भाग को पूर्णतः स्पर्श करके निकलती है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान भिन्न होता है, जैसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। प्रश्न 41। किस व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है? विकल्प है ए य, बी र, सी ल, डी व। सही उत्तर है बी र। र व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। इसके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग लुढ़क कर या कंपन करते हुए मूर्धा को स्पर्श करता है। यह एक अंतःस्थ व्यंजन है। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। प्रश्न 42। किस व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है? विकल्प हैं ए य, बी र, सी ल, डी व। सही उत्तर है सी ल। ल व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। इसके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों पार्श्वों से यानी बगल से निकलती है, जबकि जीभ का अग्रभाग मसूड़ों को छूता है। यह भी एक अंतःस्थ व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग अवरोधक का काम करता है। हिंदी में ल ही एकमात्र पार्श्विक व्यंजन है। प्रश्न 43। हिंदी में श, श, स, ह कौन से व्यंजन है? विकल्प है ए स्पर्श, बी अंतःस्थ, सी ऊष्म, डी संयुक्त। सही उत्तर है सी ऊष्म। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। इनके उच्चारण में वायु मुख से घर्षण करती हुई यानी गर्मी पैदा करती हुई निकलती है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। श तालव्य, श मूर्धन्य और स दंत्यवर्थ्य ऊष्म व्यंजन है। ह एक स्वर यंत्र मुखी ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न 45। ए और अ किस प्रकार के स्वर हैं? विकल्प हैं ए मूल स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी ह्रस्व स्वर, डी प्रुत स्वर। सही उत्तर है बी संयुक्त स्वर। ए और अ संयुक्त स्वर हैं। ये दो अलग अलग स्वरों के मेल से बने हैं। ए अ ई से और अ ए से। इन्हें दीर्घ स्वर की श्रेणी में भी रखा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। हिंदी में 4 संयुक्त स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर हमेशा दीर्घ होते हैं और इनके उच्चारण स्थान भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे ए कंठ्य तालव्य। प्रश्न 45। ओ और औ किस प्रकार के स्वर हैं? विकल्प हैं ए मूल स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी ह्रस्व स्वर, डी विसर्ग। सही उत्तर है बी संयुक्त स्वर। ओ और औ संयुक्त स्वर हैं। ओ अ उ के मेल से बनता है और औ अ ओ के मेल से बनता है। ये भी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। ओ और औ कंठ्योष्ठ स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में कंठ और ओठों दोनों का उपयोग होता है। संयुक्त स्वरों का निर्माण एक से अधिक मूल स्वरों के मिलने से होता है। प्रश्न 46। री किस प्रकार का स्वर है? विकल्प है ए दीर्घ स्वर, बी ह्रस्व स्वर, सी संयुक्त स्वर, डी अयोगवाह। सही उत्तर है बी ह्रस्व स्वर। री एक ह्रस्व स्वर है। हिंदी में इसे मूल रूप से ह्रस्व स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके उच्चारण में री जैसी ध्वनि आती है
और ये संस्कृत मूल के शब्दों में अधिक प्रयुक्त होता है, जैसे कि ऋषि, कृषि। री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग कम हो गया है और कई लोग इसे स्वर नहीं मानते, परंतु व्याकरणिक रूप से ये एक स्वर है। प्रश्न 47, श व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प हैं ए कंठ्य, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी दंत्य। सही उत्तर है सी मूर्धन्य। श ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। इसके उच्चारण में जीभ को थोड़ा ऊपर उठाकर मूर्धा की ओर मोड़ते हुए हवा को घर्षण के साथ बाहर निकाला जाता है, जैसे षटकोण विशेष। श का उच्चारण तालव्य है और स का उच्चारण दंत्यवर्तस्य है। तीनों श, स, अघोष और महाप्राण व्यंजन है। प्रश्न 48, ह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प हैं ए कंठ्य, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी दंत्य। सही उत्तर है ए कंठ्य। ह ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ है। इसे स्वर यंत्र मुखी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर यंत्र से हवा बिना किसी विशेष अवरोध के सीधे बाहर निकलती है, जिससे एक हल्की घर्षण ध्वनि उत्पन्न होती है। ह एक घोष यानी सघोष और महाप्राण व्यंजन है। हिंदी के सभी स्वर भी कंठ से ही उच्चारित होते हैं, इसलिए ह को कभी कभी स्वरों के करीब माना जाता है। प्रश्न 49, उच्चारण के आधार पर अ और आ किस प्रकार के स्वर हैं? विकल्प हैं ए तालव्य, बी ओष्ठ्य, सी कंठ्य, डी मूर्धन्य। सही उत्तर है सी कंठ्य। अ और आ दोनों कंठ्य स्वर हैं। इनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कंठ को स्पर्श करता है और हवा कंठ से सीधे बाहर निकलती है। ये हिंदी के सबसे मूल और आधारभूत स्वर हैं। अ ह्रस्व कंठ्य है, जबकि आ दीर्घ कंठ्य है। कंठ्य ध्वनियां भाषा में स्पष्टता के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। प्रश्न 50, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं मूल रूप से? विकल्प हैं ए 44, बी 48, सी 52, डी 56। सही उत्तर है ए 44। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। यदि इसमें 4 संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र और 2 द्विगुण व्यंजन ड और ढ तथा 2 अयोगवाह अंग और अह को भी जोड़ दिया जाए तो कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। हालांकि मूल वर्णों में केवल स्वर और मुख्य व्यंजन ही शामिल होते हैं। हिंदी की मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन शामिल हैं। 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन, स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4 बराबर 44 मूल वर्ण। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।